नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा डीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए जो हमारा लास्ट पेपर चल रहा है, ठीक है ना, 7वां पेपर। और जिसकी इसमें जो मॉड्यूल है, 7वां मॉड्यूल जो है वो हमारे द्वारा पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया गया था। और आज हम जो है अपना 8वां मॉड्यूल जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो 8वें मॉड्यूल में जो चीज़ आपको आती है ये हम डेली यूज करते हैं, मतलब पैसों का प्रबंधन करने का तरीका यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि पैसों का प्रबंधन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या सीखेंगे हम इस पाठ के अंदर। एक तो वित्तीय साक्षरता क्या है, ठीक है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, जरूरत, इच्छाओं और विलासिता के बीच अंतर क्या है, आय और मासिक आय की गणना कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर आया कि वित्तीय साक्षरता क्या है, मतलब लिटरेसी क्या है, लेकिन कौन सी, फाइनेंशियल, मतलब वित्तीय साक्षरता क्या है। तो वित्तीय साक्षरता का मतलब यह जानना है कि अच्छी तरह से पैसों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये समझना कि पैसा कैसे बचाया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है और कैसे निवेश किया जाता है। आपको ये दो तीन चीज समझनी है कि पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे खर्च करेंगे, पैसे को कैसे बचाएंगे, और बचे हुए पैसे का निवेश हम किस प्रकार से करेंगे, बचे हुए पैसे का निवेश हम कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, सुरक्षित तरीके से कैसे करेंगे। इन सब के बारे में जो जानकारी है वो हमारी वित्तीय साक्षरता कहलाती है। यदि आपसे कोई पूछता है, प्रश्न आ जाता है आपके पेपर के अंदर कि भाई वित्तीय साक्षरता क्या है, तो वित्तीय साक्षरता आपकी क्या है कि पैसा किस प्रकार आया, कैसे हमने खर्च किया, कैसे हमने बचत की, और उसको जो बचत किया है उसको हमने कहाँ पर इन्वेस्ट किया, किस प्रकार से उसको निवेश किया। ये सारी चीज़ें हमारी वित्तीय साक्षरता के अंदर आती है। इतना सा इसका मूल अर्थ अपन को समझना है। ये मूल अर्थ क्या है अपन को समझना है, ठीक है ना। ये आपकी वित्तीय साक्षरता के बारे में आपका हो गया। जैसे यहाँ पर अपन को दिया गया, उदाहरण दे दिया कि गोपाल अपनी नौकरी से हर महीने 20,000 रुपये कमाता है, ठीक है ना, 20,000 उसकी इनकम हो गई। वह किराए और दूसरे बिलों के लिए 10,000 रुपये खर्च कर देता है, जिम की सदस्यता पर 3,000 खर्च कर देता है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है। वह रेस्टोरेंट, शॉपिंग और खाने पर 7,000 रुपये खर्च कर देता है। गोपाल आज पर के पास आपात स्थिति के लिए कोई पैसा नहीं है, वह बीमा जैसी जरूरी चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं कर रहा है। गोपाल को बजट के साथ साथ पैसे बचाने, पैसे जमा करने और बीमा के बारे में जानना चाहिए, इससे वह आर्थिक रूप से साक्षर हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति ऐसा है, 20,000 रुपये कमाता है, 20,000 में से 20,000 रुपये को वो खर्च कर देता है, वो किसी भी प्रकार से उसकी सेविंग नहीं कर रहा है, या उसने कोई इंश्योरेंस या कोई बीमा वगैरह की जो पॉलिसी है वो भी उसने नहीं ले रखी है। तो इसका मतलब उसका पूरा पैसा जो है वो आ रहा है और जा रहा है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको पैसे जमा करने और बीमा के बारे में भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। इससे हम आर्थिक रूप से साक्षर हो जाएंगे। किस रूप से हो जाएंगे, आर्थिक रूप से, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर कुछ वित्तीय साक्षरता कौशल दिए गए हैं। जैसे माना कि आप बजट बना सकते हैं महीने का, कि भाई कौन कितना कितना पैसा अपन को कहाँ पर खर्च करना है। बैंक अकाउंट की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, अपन बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहाँ पर अपन पर मंथ जो है एक फिक्स अमाउंट जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं, कोई भी बिल वगैरह है तो उनका ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। बेहतर तरीके से पैसे और वेतन को मैनेज करना, अपने पैसे कितने आ रहे हैं, वेतन हमको कितना मिल रहा है, उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर लें। आपात स्थितियों के लिए पैसे बचा के रख सकते हैं, भविष्य के लिए पैसे बचाना, लोन हैंडल करना, यदि आपने लोन ले रखा है तो उसको आप हैंडल कर सकते हो कि उसको हम किस प्रकार से मैनेज करें। आइए जरूरतों, चाहतों, विलासिताओं के बीच अंतर के बारे में जानें, ठीक है ना। तीन चीज यहाँ पर आई, जरूरत, चाहत और विलासिता। तो तीनों का मतलब आपको समझना है, इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना। जैसे जरूरत क्या है, ठीक है ना, जरूरत उन चीजों की होती है जो जीने के लिए हमारे पास होनी चाहिए, मतलब ऐसी वस्तु जो जीने के लिए हमको चाहिए। जैसे आप रोटी, कपड़ा, मकान,
ये हमको जीने के लिए चाहिए। तो ये हमारी ज़रूरत है। ये क्या है? ज़रूरत। यहाँ पर आपको दिया गया जैसे खाने का सामान है, रहने के लिए घर है, बिजली का बिल जमा कराना है, पीने को पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ा हुआ खर्च, ये हमारी क्या है? ज़रूरत है। ये चीज़ तो हमको चाहिए, मतलब इस पर हमें पैसा खर्च करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये तो ज़रूरत हो गई। एक चाहत हो गई। चाहत उन चीज़ों की होती है जिन्हें हम अपने जीवन में इच्छा से रखना चाहते हैं। ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम चाहते हैं लेकिन हमें जीने या जीवित रहने के लिए इनकी जरूरत नहीं है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी को प्राप्त करने की हमारी इच्छा होती है, मतलब हम चाहते हैं कि ये वस्तु मेरे पास हो। बाकी की जीवन जीने के लिए वो जरूरी नहीं है। मतलब वो नहीं भी हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा जीवन आराम से चल सकता है। जैसे कौन कौन सी चीज हो गई? आपकी मूवी देखने जाना है, आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे मूवी देखनी है, लेकिन मूवी देखने से नहीं भी देखोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है। रेस्टोरेंट में खाना, आपको होटल में खाना खाने की इच्छा हो रही है तो होटल में नहीं खा के आप घर भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड के सामान खरीदना, आपको कोई सामान खरीदना है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम ब्रांड के ही खरीदें, उनको हम सादा और सिंपल भी ले सकते हैं। घूमना फिरना, यदि हमारे पास में पैसा है, ज़्यादा इच्छा कर रही है तो घूम फिर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं है तो आप घूमना फिरना भी कैंसिल कर सकते हैं। इससे भी हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी चाहत है। ठीक है ना? इसके बाद आ जाती है अपन की विलासिता। विलासिता उन चीजों की होती है जो सबसे आकर्षक और सबसे महंगी होती है। कि जो वस्तु हमको आकर्षित कर रही है, चाहे वो वस्तु हमारे लिए कितनी यूजफुल है, कितनी उपयोगी है, ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमको वो वस्तु आकर्षित कर रही है, वो वस्तु बहुत महंगी है ना? हम अमीर हैं, हम हमारे पास पैसा है, इसको कैसे दिखाएंगे कि हम महंगी महंगी वस्तुएं यूज करते हैं। तो ये विलासिता की वस्तु होती है। जैसे माना कि यहाँ पर डिजाइनर कपड़े, आप कपड़े सादा भी पहन पहन सकते हो, उससे भी आपका जीवन आराम से चलेगा, लेकिन आप डिजाइनर कपड़े पहन रहे हैं। एक महंगे फोन और गैजेट, आपके पास में फोन जो है, आपको बात करनी है किसी से तो आप सस्ता वाला फोन अपने बजट के अनुसार ले सकते हो, लेकिन यदि आप विलासिता में जाएंगे तो आप फोन जो है महंगा ले सकते हो। एक कार, बड़ा घर, जमीन, आपके पास बढ़िया कार हो, फोर व्हीलर हो, है ना? बड़ा घर हो, बहुत बड़ा घर हो, दो आदमी, बहुत बड़ा घर, तो ये सारी चीजें हमारी विलासिता के अंदर आती है। इसमें अपन वस्तुओं की सूची को जरूरत, चाहत और विलासिता में बांट सकते हैं। जैसे खाने का सामान आपका जरूरत का है, चाहत का है या विलासिता का है, ऐसे इनको अपन बांट सकते हैं। यहाँ पर इस चार्ट के अंदर हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं आराम से। आइए आय और मासिक खर्च की गणना करना सीखें। आय और मासिक खर्च, हमारे पास कितना पैसा आया और आपने एक महीने में कितना पैसा खर्च किया। सुनीता की जिंदगी पर एक नज़र यहाँ पर डाली जा रही है। एक सुनीता नाम की महिला है और यहाँ पर उसकी आय की गणना की गई है। आप देख सकते हैं, नियमित नौकरी से उसको 7,000 रुपये मिलता है, सहायक नौकरी से 4,000 रुपये मिलता है, स्कूटर किराए से उसको 2 से 3 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो उसकी कुल आय हो गई 13 से 14 हज़ार रुपये। मतलब वो एक महीने में 13 से 14 हज़ार रुपये कमाती है। ठीक है ना? ये आय की गणना है। अब सुनीता का अपन को खर्च देखना है। जैसे माना कि उसको अपार्टमेंट का किराया देना है 4,000 रुपये, किराने का सामान लेना है उसको 3,000 रुपये का, फ़ोन का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, स्वास्थ्य बीमा हो गया, भाई को भेजे पैसे, है ना, फ्रेंच क्लास हो गई, मूवी, रेस्टोरेंट, और कुल खर्च उसका 12,000 रुपये हो जाता है। कुल खर्च कितना हो गया? 12,000। सुनीता जो पैसे बचाती है उसे खर्च में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उसके पास अभी भी पैसा है, उसने खर्च नहीं किया। यहाँ पर उसने जो पैसा बचाया है, उसने 1 से 2 हज़ार रुपये पर मंथ वो बचाती है क्योंकि उसके पास में इनकम 13 से 14 हज़ार है और वो खर्च करती है 12 हज़ार। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तारीख की आय और खर्च की गणना, आप तारीख के हिसाब से भी आय और खर्च की गणना कर सकते हैं। जैसे तारीख पर हर महीने पेटीएम से 10,000 कमाता है, उसके पास बैंक में एक निवेश योजना भी है, उसने 500 रुपये हर महीने बैंक खाते में मिलते हैं। हर महीने उसकी माँ उसे 6,000 रुपये भेजती है। तारीख 5,000 रुपये हॉस्टल फीस और 3,500 रुपये मासिक किराए के सामान पर खर्च करता है, और उसके फ़ोन बिल पर 600 रुपये और स्वास्थ्य बीमा पर 400 रुपये खर्च होते हैं। 2,500 रुपये अपने बाइक ऋण को चुकाने के लिए खर्च करता है। 2,000 रुपये हर महीने अपने दोस्तों के साथ बाइक ट्रिप कर खर्च करता है, वह अपना बाकी पैसा बचाता है। ये आप किसी भी व्यक्ति का उदाहरण ले करके उसकी आय की और खर्च की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना? ये कोई बहुत बड़ा इश्यू आपको नहीं। अब इसमें आपने क्या सीखता देखा? देखो, आप वित्तीय साक्षरता का मतलब सीख लिया आपने,
ठीक है ना। पैसे को कैसे कमाया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है, कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसका निवेश करें, ये वित्तीय साक्षरता हो गई। जिन चीज़ों पर हम पैसा लगाते हैं उनको खर्च कहा जाता है, सही बात है। जीवित रहने के लिए जरूरी चीज़ें जरूरत होती है, चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं चाहत होती है, और जो हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है लेकिन वो महंगी हैं, आकर्षक है, तो वो विलासिता के अंदर आती है। और कुल आय, कुल व्यय और बचत, ठीक है ना। ये अपन समझ गए। कुल आय में से यदि कुल व्यय को हम घटा दें तो वो क्या बन जाती है, हम बच जाती है, हमारी बचत बन जाती है। अब अपन बैंकिंग से जुड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन सी, जैसे बैंकिंग क्या है, बैंक खाते अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, बैंक में खाता अकाउंट कैसे बनाएं, पासबुक, चेकबुक, डेबिट क्रेडिट कार्ड के उपयोग से बैंक में लेन देन कैसे करें, इनके बारे में अपन यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बैंकिंग क्या होती है। सबसे पहले बैंकिंग क्या होती है। बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे सरकार से यह अधिकार मिला हुआ है कि वह हमारे पैसे को सुरक्षित रखे और हमें पैसे उधार दे। सभी वित्तीय गतिविधियां बैंक के माध्यम से की जाती है। बैंक को भारत सरकार के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा इसलिए बनाया गया है कि यदि हमारे पास पैसा अधिक है तो हम बैंक में उस पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, और यदि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक हमको लोन के रूप में उधार पैसा दे। इसलिए बैंक को बनाया गया है। बैंक के उपयोग के लिए आपको बैंक खाते की जरूरत होती है। आप बैंक की शाखा में या वेबसाइट पर जाकर बैंक का खाता खोल सकते हैं। हमें बैंक खातों के प्रकारों को समझने की जरूरत है। अब यदि आपको बैंक में पैसा जमा कराना है या बैंक से लोन लेना है, उधार लेना है, दोनों के लिए आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से बैंक अकाउंट होते हैं, यहाँ पर इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। कि सबसे पहला खाता होता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। कोई भी व्यक्ति जो खाते में पैसा बचाना चाहता है बचत खाता खोल सकता है। बचत खाता का उपयोग पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। बचत खाता कोई भी खोल सकता है। बचत खाता, यदि आपके पास में कुछ कुछ पैसा बचता है, एक महीने में 1000, 2000, 500, 100, 200, कितने भी पैसे आपके पास बचते हैं, आप एक बचत खाता बैंक में खुलवा लीजिए, उसमें जाके उस पैसे को डिपॉजिट कर दीजिए। ये हमारा बचत खाता होता है। इसको कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। एक होता है चालू खाता, करेंट अकाउंट। ये बिजनेस के मालिक और उद्यमी चालू खाते का उपयोग करते हैं। उन्हें एक औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक भुगतान करने और प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर क्या है कि अधिक भुगतान आप जमा करा सकते हैं, अधिक भुगतान आप प्राप्त कर सकते हैं। ये करेंट अकाउंट जो होता है, हमारे बिजनेस वाले जो मालिक होते हैं, ऑनर जो होते हैं, उद्यमी जो होते हैं, व्यवसायी जो होते हैं, वो इसको खोलते हैं। वेतन खाता, सैलरी अकाउंट, जो माना कि कोई आदमी नौकरी कर रहा है कहीं पर, तो वो अपनी बैंक में खाता सैलरी के लिए खुलवाता है। जो उसकी कंपनी या सरकारी नौकरी है तो सरकार के द्वारा उसका जो वेतन है वो उसको किस में डाला जाता है, उसके अकाउंट में डाला जाता है। फिक्स डिपॉजिट खाता, जिसको अपन एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। इस प्रकार का खाता जब खोला जाता है जब कोई व्यक्ति ब्याज कमाने के लिए खाते में कुछ समय पैसा जमा करना चाहता है। फिक्स डिपॉजिट खाता में राशि को निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। फिक्स डिपॉजिट खाता को आमतौर पर एफडी खाता भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि यदि आपके पास में अधिक पैसे, माना कि 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 आपको एक मुश्त बैंक के अंदर जमा करना है, और एक एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा करना है, जैसे 6 महीने, 12 महीने, ठीक है ना। ऐसे यदि जमा करना है तो आप उसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो आपका खुलेगा, जिसको हम एफडी बोलते हैं। एक होता है आवर्ती डिपॉजिट खाता, मतलब जिसको हम आरडी बोलते हैं। आरडी और एफडी में यही अंतर होता है। एफडी एक बार डिपॉजिट होता है, जैसे साल भर के लिए या 6 महीने के लिए, 2 साल, जो भी आप रखना चाहें। एफ आरडी जो होता है ये हर महीने या तिमाही में एक बार डाली जाती है। मतलब इसमें अपन को क्या है कि हम ये सोचते हैं कि भाई मेरे 500 रुपये पर मंथ बचा सकता हूँ, तो मैं एक बैंक में आरडी अकाउंट खुलवा लूंगा, तो उसमें मुझे 500 रुपये पर मंथ जमा कराना है, ठीक है ना। ये बचत मेरी छोटी छोटी हर महीने होगी, या इसको मैं तिमाही करा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आरडी होता है, आवर्ती जमा खाता होता है। इस प्रकार के खाते हमारे यहाँ पर होते हैं। आरडी खाता खालिस्तान का संक्षिप्त रूप है, किसका है, आवर्ती डिपॉजिट खाता, ठीक है ना। किसी व्यवसाय के मालिक किस प्रकार के बैंक खाते का उपयोग करते हैं, तो करेंट अकाउंट, चालू खाते का उपयोग करते हैं। अब आइए बैंक में खाता अकाउंट कैसे खोला जाता है ये समझते हैं। बैंक में आपको खाता खुलवाना है तो आप बैंक में खाता कैसे खुलवाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे खुलवाएंगे। बैंक शाखा में जाएं या ऑनलाइन आवेदन करें। या तो आप ऑनलाइन तरीके से खाता खुलवा सकते हो या बैंक में जा करके खुलवा सकते हो। किसी भी बैंक का खाता खोलने के लिए बैंक की शाखा में जाएं, आप बैंक की वेबसाइट से बैंक में खाता खोलने का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
मतलब आपको एक वहाँ पर फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को लेकर के आप अपना फॉर्म जो है उसमें जो भी डिटेल मांगी गई हैं उनको भरेंगे। उसके बाद जो भी अपन को डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट हम लगाएंगे, उसको ब्रांच में जाके जमा करेंगे, आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। एक सही दस्तावेज जमा करें। आपको जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे आधार कार्ड है, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, और आपने पैसा जमा कराया बैंक में, उसकी रिसिप्ट है, बैंक ओपनिंग फॉर्म जो आपने अकाउंट खोलने का फॉर्म जो है वो आपने लिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जमा कराने होंगे। बैंक द्वारा दस्तावेज जांच होने तक प्रतीक्षा करें। आपने फॉर्म और बैंक में दस्तावेज जमा करा दिए तो बैंक आपके फॉर्म की और दस्तावेज की क्या करेगा, जांच करेगा, और जब तक वो जांच करेगा तब तक आपको प्रतीक्षा करनी है, इंतजार करना है। अपने खाते का अकाउंट विवरण, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग विवरण प्राप्त करें। और जब आपका अकाउंट खुल जाए तो आप आपके अकाउंट की डिटेल, आपको यदि डेबिट कार्ड चाहिए, आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, जो भी सुविधा आपको बैंक से चाहिए, आपको चेक बुक चाहिए, वो आप बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। बैंक खाता खोलने के 4 चरण कौन कौन से, तो ये चरण ऊपर है, ये आपने यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। ऐसे आपको कोई पूछ ले तो ये चरण लिख दो। बैंक खाता शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत है, जो ऊपर इसमें आ चुके हैं। बैंक का एक फॉर्म चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, फ़ोटो चाहिए, ठीक है ना। एक आपको जो पैसा डिपॉजिट किया है उसकी स्लिप चाहिए। आइए पासबुक, चेकबुक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा बैंक से लेन देन करने के बारे में जानें। अब यदि आपको लेन देन करना है बैंक से, किस प्रकार से, पासबुक से, चेकबुक से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, तो इनसे हम लेन देन कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन पासबुक से लेन देन। बैंक में खाता होने पर बैंक का पासबुक मिलता है, जो एक प्रकार की भौतिक यानी फिजिकल नोटबुक है। एक आपको एक भौतिक फिजिकल नोटबुक मिलती है, एक बुक मिलती है, जिसमें आपको फर्स्ट पेज पर आपके खाते का विवरण होता है। इसके बाद आपकी जो है वो एंट्री होती है ट्रांजैक्शन की, जो आपने ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा उस अकाउंट में किए हैं, ये सारा विवरण उसके पास होता है। हेलो सर, आपकी कुल बिल राशि 10,000 रुपये, ये लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है बिल राशि के रूप में। अब चेक बुक से आप कैसे भुगतान करेंगे। चेक बुक भी क्या है, एक इस प्रकार का एक कागज होता है जो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको क्या है, पे मतलब आप किसको देना, ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 चीज आपको जो लिखी गई हैं ये आपको फिल करनी है। मतलब आपको डेट लिखना है, इसके बाद आपको किसको आप देना चाहते हैं, ठीक है ना, जिसको आप चेक देना चाहते हैं उसको उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको कितने रुपए का चेक आप दे रहे हैं उनको हिंदी में लिखना है, यहाँ पर आपको उनको अंकों में लिखना है, और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए। यहाँ पर आप साइन करेंगे अपने, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, साइन। ये चेक से भुगतान का तरीका है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1 से और 6 तक की जो संख्याएं हैं उनमें हमने आपको बता दिया इस प्रकार से ये चीज़ें लिखनी होती है। चेक क्रॉस करें, यदि आपको चेक क्रॉस करना है तो बाईं ओर समांतर रेखाएं खींची जाती है यहाँ पर। यदि आपको किसी को इस प्रकार से चेक देना है कि वो अकाउंट से ही अपने अकाउंट में डाल के ही पैसा निकाल सकता है, तो अपन यहाँ पर क्या है कि 2 लाइन खींच देते हैं अपने चेक के ऊपर, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, अकाउंट पे हो जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग लिख भी देते हैं अकाउंट पे, ठीक है ना। तो ये आपका अकाउंट पे हो गया। अकाउंट पे का मतलब जो व्यक्ति को आपने दिया है वो बैंक में लेके जाएगा इस चेक को, और इस चेक का जो भुगतान है वो उसके अकाउंट में किया जाएगा, डायरेक्ट कैश से नहीं किया जाएगा। और यदि आप 2 लाइन नहीं खींचोगे तो ये क्या है कि आपका कैश में चेक जाएगा। अब अपन बात करेंगे डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जिसको अपन एटीएम के नाम से जानते हैं। डेबिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया एक आधिकारिक प्लास्टिक कार्ड है। इसके बिना बैंक जाए सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। जब आपके पास बैंक खाता हो तो आप डेबिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आपका डेबिट कार्ड एक एटीएम की तरह होता है। यदि आपका अकाउंट है बैंक के अंदर तो आप एक डेबिट कार्ड ले सकते हैं, और यदि आपके पास एक डेबिट कार्ड है तो आप बिना बैंक जाए किसी भी एटीएम वगैरह में जा करके आप जहां ज़रूरत हो वहां पर आप अपने पैसे निकाल सकते हो। ये इसका फ़ायदा होता है। इसको यूज कैसे किया जाता है, जैसे एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हो, जो हमने बताया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसके द्वारा आप पैसे निकाल सकते हो, पहली बात। दूसरी चीज़, बिलिंग काउंटर पर भुगतान। यदि कहीं पर आपको कोई बिल जमा कराना है और वहाँ पर यदि कार्ड स्वैप करने की मशीन है तो वहाँ पर भी आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो।
वेबसाइटों पर ऑनलाइन भुगतान, यदि आप किसी वेबसाइट पर कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हो या किसी भी प्रकार का कोई बिल जमा कर रहे हो तो वहां पर अपने डेबिट कार्ड की डिटेल भर के उससे अपना भुगतान कर सकते हो। अब एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा आप अपने बैंक खाते से पैसे का भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको भुगतान करने के लिए बैंक से पैसे उधार देता है। मतलब क्रेडिट कार्ड एक ऐसी सुविधा है जो आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, आपको क्रेडिट कार्ड जो है एक लिमिट होती है उसकी, जैसे आपको 1 लाख रुपए की लिमिट दे रखी है तो आपके बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आपको 1 लाख रुपए तक का उस क्रेडिट कार्ड से आप यूज कर सकते हो। इसमें बैंक आपको एक निश्चित तारीख देती है उनको जमा कराने के लिए, तो लगभग इसमें 1.5 महीने का समय जो है वो आपको मिलता है। 1.5 महीने बाद आपको ये पैसा जमा कराना होता है। तो ये क्रेडिट मतलब एक तरीके का बैंक से उधार लिया गया है। डेबिट क्रेडिट कार्ड का सुरक्षित रूप से उपयोग कैसे करें, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। खोए चोरी हुए कार्ड की सूचना तुरंत बैंक को देनी चाहिए। यदि आपका कार्ड खो गया है तुरंत आप बैंक में सूचना दे दो। अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड पिन किसी के साथ साझा करना, यदि आप के पास में जो एटीएम का एक पिन होता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड का, आपको उसको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए। डेबिट कार्ड के उपयोग से पहले देख ले कि आपके खाते में कितना पैसा है। जब आप डेबिट कार्ड का उपयोग करें तो उससे पहले आप देख लो कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। संदिग्ध वेबसाइट को अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का विवरण देना, यदि आपको वेबसाइट कोई फ्रॉड लग रही है, बेकार लग रही है, संदिग्ध वेबसाइट लग रही है, तो ऐसी वेबसाइट पर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कोई भी भुगतान नहीं करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर एटीएम से नकदी किससे निकाली जा सकती है, डेबिट कार्ड से निकाली जा सकती है, पासबुक से नहीं निकलती है। ऐसे ये क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आज हमने इसमें ये सीखा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपन का है। यदि आपको प्रत्येक पार्ट के बाद में आपको ये आएगा कि आपने क्या सीखा, तो उस जो आपने सीखा है उसको आप यहाँ पर टैली कर लो, ये मैंने सीख लिया, ये मैंने सीख लिया, ये मुझे आता है। ठीक है। 8.3 इसके बाद पढ़ेंगे अपन ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन देन। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन देन, ये देखो हम खूब करते हैं, फोन पे चला रहे हैं, नेट बैंकिंग चला रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, पेटीएम चला रहे हैं, पता नहीं कितने यूपीआई के जो हैं ऑनलाइन के माध्यम आ गए। अब आपको दो चीज इसमें सीखेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है और डिजिटल लेन देन कैसे करें। चलिए यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखिए ये यहाँ पर दिए गए हैं कि नेट, ये शब्द हैं कि ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, ऑनलाइन ट्रांसफर, लॉगिन आईडी और वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी जिसको अपन बोलते हैं। तो सबसे अपन पहले देखेंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम कौन कौन से बैंक में हम काम करेंगे, बैंक का खाता खुलवाएंगे, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, हमारे पास में डेबिट कार्ड होना चाहिए, किसी और को पैसे भेज सकते हैं इससे, अपने सभी लेन देन का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं, जितने जो भी आपका बैंक का विवरण है उसको आप आसानी से किसमें, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए प्राप्त कर सकते हो। जैसे ये सभी बैंक से जुड़े काम अब ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग को नेट बैंकिंग या वेब बैंकिंग भी कहा जाता है। अब देखिए कैसे ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ क्या हैं। फोन या कंप्यूटर पर बैंक से जुड़े हर काम की आसानी से जांच की जा सकती है। आप बैंक में मत जाओ, आपके पास में फ़ोन है, कंप्यूटर है, तुरंत आप अपने खाते की डिटेल वहाँ पर देख सकते हैं। भुगतान आसानी से किया जा सकता है, पैसा आसानी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे को। ऋण आवेदन और लोन एप्लीकेशन को शीघ्रता से प्रोसेस किया जा सकता है। यदि आपको कोई लोन वगैरह का आवेदन करना है तो उसको आप जल्दी प्रोसेस कर सकते हो। इस ऑनलाइन बैंकिंग पेज के विकल्पों को इन बटन क्लिक करने से क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है ना। आपके बैंक खाते में किए गए सभी लेन देन को दिखाता है, एटीएम से नगद कैश होता है। अब अपन पढ़ेंगे डिजिटल लेन देन कैसे करते हैं। डिजिटल लेन देन के ये तरीके आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए इनको आप सब जानते हो। जॉनी एक किताब खरीदना चाहता है, वह पैसे देकर किताब खरीद सकता है। आप एक बुक खरीदने गए, आपने बुक ले ली, आपने उसको पैसे दे दिए कैश, उसने आपको बुक दे दी। एक तो ये तरीका हो गया। वह क्यूआर कोड को स्कैन करके किताब खरीद सकता है। यदि उसके पास में कैश पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको डिजिटल पेमेंट कर देगा। उसकी दुकान पर जो क्यूआर कोड लगा हुआ है उसको स्कैन करके वो पैसे दे देगा। श्वेता ट्रेन टिकट बुक करना चाहती है, वह रेलवे स्टेशन पर पैसे देकर टिकट खरीद सकती है। उसको एक ट्रेन का टिकट बुक कराना है श्वेता को,
वो पैसे देकर टिकट बुक कर सकती है, या फिर वह अपने डेबिट कार्ड से टिकट बुक कर सकती है। इस मशीन के द्वारा आजकल रेलवे स्टेशन पर ये मशीन होती है, इस मशीन के द्वारा वो कार्ड स्वैप करके भी कर सकती है। वह टिकट बुक करने के लिए नेट बैंकिंग का प्रयोग करती है और नेट बैंकिंग के द्वारा भी वो टिकट बुक कर सकती है। तो ये भुगतान के अलग अलग तरीके हो गए। वित्तीय लेन देन दो तरह की होती है, डिजिटल और नकद। आपने अभी पढ़ लिया है। नगद लेन देन, आप किसी को कैश पैसा देकर वस्तु खरीद रहे हैं, ये नगद लेन देन हो गया। डिजिटल पेमेंट क्या हो गया, आप उसको नेट बैंकिंग के द्वारा, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा या क्यूआर कोड के द्वारा किसी भी प्रकार से उसको डिजिटल माध्यम से पैसा दे रहे हैं, तो वो डिजिटल लेन देन हो गया। नकद लेन देन जब दो व्यक्ति आमने सामने धन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, ये आपने आराम से समझ गए। डिजिटल आपने समझ गए, किसी भी क्यूआर कोड के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम पैसे ट्रांसफर करते हैं। और इसको किस प्रकार से किस किस के द्वारा किया जा सकता है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट, यूपीआई भुगतान, इन सब का आप यूज कर सकते हो। किसके लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए। और कैश पेमेंट के लिए तो आपको नकद ही चाहिएगा, पैसा हाथ में चाहिएगा, ठीक है। तो ये चीज अपन ने यहाँ पर सीख ली है। आइए, हमने क्या सीखा, ये चीज अपन को इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट की मदद से बैंकिंग गतिविधियों में मदद करती है ना, आसान और सुविधाजनक होते हैं लेन देन। डिजिटल ट्रांजैक्शन वह वित्तीय लेन देन होते हैं जो सामने से नकद का प्रयोग किए बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिना नकद के इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अब अपन क्या देता है, मोबाइल बैंकिंग ऐप। आप मोबाइल बैंकिंग के कौन कौन से ऐप यूज कर सकते हो और उनका प्रयोग कैसे कर सकते हो, चलिए देखते हैं। इसमें मोबाइल बैंकिंग कैसे करें। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऑनलाइन वित्तीय लेन देन, पैसा ट्रांसफर करने के दो सबसे सामान्य तरीके हैं। यह इंटरनेट से जुड़े डिवाइस जैसे लैपटॉप, पीसी, मोबाइल पर वेब ब्राउजर द्वारा किसी विशिष्ट मोबाइल ऐप से तेज गति से उपयोग किए जा सकते हैं। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आपके चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसमें सब में इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इनके चरण क्या, नेट बैंकिंग के, अपने बैंक से नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल प्राप्त करें। जब आप बैंक खाता खोलते हैं तो वे आपको नेट बैंकिंग का विवरण देंगे, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। जब आप सबसे पहले आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है, इसके बाद में आपको नेट बैंकिंग के लिए आवेदन करना है। आपको बैंक के द्वारा जो है वो एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा, इसको आपको हमेशा अपने पास रखना है, याद रखना है। अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन का विवरण उपयोग करें। हम बैंक की वेबसाइट को गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे किसी भी सुरक्षित वेब ब्राउजर पर खोल सकते हैं। आपको इसके बाद में क्या करना है, जब आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड होंगे तो आपको सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउजर पर जाके, यहाँ पर दो ब्राउजर आपको बताए गए हैं, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इस पर जाकर के आप अपनी नेट बैंकिंग की बैंक की वेबसाइट खोलेंगे और इस पर आप अपने आईडी पासवर्ड लगा करके उसको लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको अनेक पेज दिखेंगे जहां आप विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं। नेट बैंकिंग पेज पर दिए गए शब्दों और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद में आपको नेट बैंकिंग पर आपका जो अकाउंट का पेज है वो खुल जाता है, उसमें बहुत सारे विवरण आपको मिलेंगे। जैसी ज़रूरत आपको है उसी प्रकार से आप उनका यूज कर सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें से निकाल सकते हैं, अकाउंट का स्टेटमेंट ले सकते हो, फंड ट्रांसफ़र, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग का भुगतान कर सकते हो और बिलों का भुगतान कर सकते हो। नई चेकबुक के लिए आवेदन कर सकते हो। यदि आपको नई चेकबुक चाहिए तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हो और लोन के लिए भी आप आवेदन कर सकते हो नेट बैंकिंग के द्वारा। कल्पना कीजिए आपके पास नेट बैंकिंग खाता है, आप अभी इसके साथ क्या लेन देन करेंगे। आपके पास नेट बैंकिंग का खाता है तो आप अभी क्या करना चाहते हैं, आपको इनमें से कौन सा काम करना है। आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का प्रयोग कैसे करेंगे, अपनी बैंक के लिए विशिष्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। आप ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका अकाउंट जिस बैंक के अंदर है उस बैंक का मोबाइल बैंकिंग का ऐप आपको अपने मोबाइल में क्या करना है, डाउनलोड करना है।
कुछ बैंकों आपको बैंक में एक फॉर्म जमा करके मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकरण करना पड़ेगा। कुछ बैंकों में आप एसएमएस या फोन बैंकिंग द्वारा मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। सही विवरण के लिए अपने बैंक में संपर्क करें। कुछ बैंक पूर्ण रूपेण ऑनलाइन तरीके से आपको मोबाइल बैंकिंग प्रदान कर देती है और कुछ बैंक जो होती हैं वो आपको फॉर्म भर के आपको बैंक में देना पड़ता है, इसके बाद में वो रजिस्टर्ड करते हैं। तो ये दोनों तरीके जो भी बैंक में उपलब्ध है आपको बैंक में संपर्क करना पड़ता है। नेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड द्वारा ऐप में लॉगिन करें। इसके बाद में आपको एक एम पिन सेट करना होता है। मोबाइल बैंकिंग ऐप को एक्सेस करने के लिए आपका गुप्त पासवर्ड होगा। ऐप में लॉगिन करने पर आपको हर बार एम पिन दर्ज करना होगा। जब भी आप इसको लॉगिन करेंगे तब भी आपको एम पिन लगाना होगा। तो ये आपका गुप्त पासवर्ड है, इसको आपको किसी को नहीं बताना है। नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग में क्या अंतर है? आपके कंप्यूटर या फोन पर नेट बैंकिंग वेब ब्राउज के जरिए चलती है, वेब ब्राउजर के, और मोबाइल बैंकिंग स्मार्टफोन या टैबलेट पर ऐप के जरिए चलती है। यदि आपको नेट बैंकिंग यूज करनी है तो आपको ब्राउजर पर बैंक की साइट खोलनी पड़ेगी। यदि आपको मोबाइल बैंकिंग यूज करनी है तो आपको ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। नेट बैंकिंग के लिए आपको बैंकिंग वेबसाइट खोलनी होगी। मोबाइल बैंकिंग के लिए आपको फोन में बैंकिंग ऐप डाउनलोड करके इसके इस्तेमाल करना होगा। यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग खोलनी है तो साइट खोलनी पड़ेगी आपको। यदि आपको मोबाइल बैंकिंग चलानी है तो अपने मोबाइल में आपको संबंधित जो ऐप है उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है भाई। सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग के बारे में जानें। सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग कैसे कर सकते हैं? अपने ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए कठिन पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड को 6 महीने या साल में एक बार जरूर बदलें। एक तो जो भी पासवर्ड आप बनाएं तो उसको थोड़ा सा जटिल पासवर्ड बनाएं। उसके अंदर सभी तरह के जो अक्षर है ना, जैसे गणित वाले भी आपको लेने हैं, अल्फ़ाबेट भी लेने हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी लेने हैं, सब तरह के लेने हैं। और एक उसको आप समय समय पर बदलते रहिए। कभी भी अपना पासवर्ड, एम पिन, ओटीपी किसी के साथ साझा नहीं करें। आपको बैंक आपसे वह विवरण कभी नहीं मांगे। आजकल क्या है, फ्रॉड तरीके से लोग या आपसे पूछते हैं कि भाई आपका एटीएम बंद हो गया, आपका अकाउंट बंद हो गया, आप अपना ये पासवर्ड बता ये ओटीपी बता दीजिए, एम पिन बता दीजिए, या चालू कर देंगे। तो ये हमें किसी को नहीं बताने चाहिए, चाहे वो कोई बैंक का कर्मचारी ही आपसे पूछ रहा हो, क्योंकि बैंक कभी भी ये चीज़ें हमसे नहीं मांगता है। किसी भी सार्वजनिक वाईफाई या खुले नेटवर्क कनेक्शन पर ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करने से बचें। सार्वजनिक वाईफाई पर कभी भी आप अपने इन पासवर्ड वगैरह को नहीं लगाएं। वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करने के बाद हमेशा साइन आउट करें। यदि आपने वेबसाइट का नेट बैंकिंग के लिए उपयोग किया है या किसी ऐप का प्रयोग किया है तो उसको साइन आउट जरूर करें, लॉग आउट जरूर करें। अब आपने क्या सीखा इसके अंदर, ये आपको यहाँ पर आ गया। तो इनमें आप जो जो भी सीखा है उसको अपन टिक करके रख सकते हैं। अब अपना 8.5 आ गया कि ऑनलाइन भुगतान कैसे करें। ऑनलाइन भुगतान के जो है आपको पता है, डिजिटल वॉलेट, भीम यूपीआई, ऑनलाइन भुगतान के क्या फ़ायदे, ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको भुगतान करने के जो तरीके दे रखे हैं इनको आप सब जानते हैं। गूगल पे है, पेपल, एक सैमसंग पे है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, मोबीक्विक है, अमेजोन पे है और भीम यूपीआई है। इन सब के द्वारा आप क्या है, डिजिटल पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिजिटल वॉलेट है। जिस प्रकार से हम एक पर्स रखते हैं अपने जेब में, वो फिजिकल वॉलेट है, लेकिन ये डिजिटल वॉलेट है, ये हमारे मोबाइल में रहेगा, ये हमारे मोबाइल में रहेगा। तो आप इसका जब भी यूज करें, यहाँ पर दिया गया डिजिटल वॉलेट एक ऑनलाइन भुगतान ऐप है जिसका उपयोग किसी भी मोबाइल डिवाइस पर किया जा सकता है। यह आपकी भुगतान जानकारी और पासवर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर रखता है। यह आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐप, यह आपकी सारी चीज़ों को सुरक्षित रखेगा। लेकिन यदि आप किसी को भी अपनी पर्सनल जानकारी, एम पिन या किसी भी ओटीपी वगैरह का शेयर करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना रहेगी। अब यदि अपन को डिजिटल ऐप वॉलेट का आपको सही से पालन करना है सुरक्षित तरीके से, तो आपको क्या करना है, ऐप खोलने के लिए एक मजबूत पासवर्ड सेट करना है आपको। ऐप खोलने के लिए आपको मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड किसी के साथ आप शेयर कभी नहीं करें। जब आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से जुड़े हो तो डिजिटल वॉलेट का उपयोग नहीं करें। दूसरे के वाईफाई के पासवर्ड से आपको डिजिटल वॉलेट उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा वॉलेट ऐप का उपयोग करने के बाद ऐप को बंद कर दें, मतलब लॉग आउट कर दें। ये ऊपर भी आपको आया है, ये कि यही नियम है। ये आपके डिजिटल
वॉलेट का उपयोग करके ऑनलाइन कैसे पैसे ट्रांसफ़र करें, ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई जो भी है, इन सब से आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो किस किस प्रकार से कर सकते हो? देखो, एक तो फ़ोन नंबर से, एक क्यूआर कोड के उपयोग से। ये आपको दो तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आप अपने फ़ोन पे का जो नंबर है, या जो आपने यूपीआई जिस नंबर से बना रखा है, उस यूपीआई को नंबर को या यूपीआई आईडी को आप दूसरे को बता दीजिए, वो आपको उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। या आप दूसरा तरीका ये है कि आप एक अपना क्यूआर कोड आपके पास होना चाहिए। क्यूआर कोड से भी आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के पेमेंट यहाँ पर आपको आए हैं। ये क्या है? ये क्यूआर कोड है, ये आपको पता है। अब ऑनलाइन भुगतान के लाभ के बारे में जानें। यदि आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो उसका क्या फायदा है, लाभ क्या है? तो देखिए, यह नकदी और डेबिट कार्ड की तुलना में ज़्यादा सुविधाजनक और तेज़ है। आप जो नकद पैसा वगैरह दे रहे हैं, डेबिट कार्ड से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी तुलना में ये अधिक तेज़ है। आपको खुले वगैरह का कोई भी जो है टेंशन नहीं। किसी को 101 रुपये देने हैं तो आप 101 रुपये भी दे सकते हो, 101 रुपये भी आप दे सकते हो। ये आपको अपने खर्चों का हिसाब रखने में मदद करता है। आपके खर्चों का हिसाब रखेगा। ये आपको फ़ोन पे वगैरह में आपको पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सा पैसा कब कब कितना कितना आपने कहाँ खर्च किया है। यह दोस्तों और परिवार वालों को आसानी से पैसे भेजने की सुविधा देता है। यदि आपको किसी को यहाँ से दूसरी जगह पैसा भेजना है तो आसानी से आप उसको अपना पैसा भेज सकते हो। यह एक पर्स या बटुए से ज़्यादा सुरक्षित है। पर्स और बटुआ से ज़्यादा सुरक्षित है। जैसे आपके पास में जेब में पर्स रखा है तो कोई आपका पर्स निकाल कर ले जा सकता है और आपके पैसे चुरा सकता है। लेकिन यदि आपके पास में डिजिटल वॉलेट है तो उसकी चोरी करना संभव कम होता है। जैसे आपका मोबाइल भी किसी ने चुरा लिया तो आप फ़ोन पे वगैरह जो है आपने लॉक किया हुआ है, उसके पिन वगैरह आपके पास हैं, तो उससे आपका अकाउंट बच जाएगा। तुरंत इसकी सूचना अपन क्या है, बैंक में दे देंगे, तो वो आपके खाते को क्या कर देंगे, रोक देंगे, उससे पेमेंट बंद कर देंगे। ठीक है ना? तो इसका फायदा भी अपन को जो है वो मिलता है। चलिए, आज हमने क्या सीखा, ये हमने इसके अंदर सीखा, ये अपन को ध्यान देना है। अब 8वां पढ़ेंगे, 8.6 पढ़ेंगे अपन, वेतन। वेतन क्या है? सब लोग जानते हैं कि वेतन क्या होता है। सकल वेतन पढ़ेंगे, कुल वेतन पढ़ेंगे, वेतन के घटक पढ़ेंगे, और आयकर, इनकम टैक्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सकल वेतन और कुल वेतन के बीच अंतर को जानें। सकल वेतन क्या होता है, कुल वेतन क्या होता है, दोनों के अंदर क्या अंतर है, ये अपन को आना चाहिए। बस देखिए, वेतन वह निरंतर किए जाने वाला भुगतान है जो एक मालिक अपने कर्मचारी को उसके मेहनत के लिए देने को सहमत होता है। आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं और उस काम के बदले में आपको जो वहाँ का जो मालिक है वो आपको कितना पैसा देने के लिए तैयार है, वो आपका वेतन है। वो आपका क्या है, वेतन। ये कर्मचारी जो अपने कौशल समय दोनों से काम करने को तैयार होता है और मालिक जो उन्हें नियमित समय पर भुगतान करने के लिए सहमत होता है, के बीच होने वाला एक समझौता है। अधिकतर वेतन का भुगतान हर महीने किया जाता है। ये क्या है, भुगतान हर महीने इसका किया जाता है। ये क्या होता है वेतन, आपकी समझ में आ गया। जो भी हमारे दोनों मालिक और मेरे बीच में जो भी बातें हुई है, जैसे मुझे क्या काम करना है और वो मुझे उसके बदले में कितना पैसा देंगे, तो ये आपस में हमारे बीच में जो भी सामंजस्य है, इसी को हम कहते हैं वेतन। और ये हर महीने इसका भुगतान किया जाता है। ये समझना जरूरी है कि वेतन की गणना और इस पर चर्चा कैसे की जाती है। हम वेतन पर हो रही बातचीत के विषय में पूरी जानकारी हो। हम अक्सर सोचते हैं कि वेतन का अर्थ है सिर्फ वह पैसा जो हर महीने की शुरुआत में हमारे बैंक में आ जाता है, लेकिन वेतन शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे और किस संदर्भ में किया जाता है। अलग अलग संदर्भ में वेतन के अलग अलग अर्थ होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक उदाहरण अपन ने यहाँ पर देख लिया कि गरिमा 6 लाख के कुल वेतन वाले एक नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर करती है। हम कैसे पता करें कि उसे हर महीने कितना पैसा मिलेगा या उसका वेतन कितना होगा? क्या ये 6 लाख साल के 12 महीनों में विभाजित हैं? क्या गरिमा को हर महीने की शुरुआत में उसके बैंक खाते में 50,000 मिलते हैं? जैसे काफ़ी बार जो होता है वो पैकेज पे आदमी काम करता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया कि जो गरिमा है, ये 6 लाख रुपए
सालाना के पैकेज पर काम करती है, लेकिन इसका मासिक वेतन कोई फिक्स नहीं है। इसको हर महीने 50,000 रुपये नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वेतन ये अलग रूप में है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आइए जाने, कंपनी इस बात से सहमत है कि सालाना गरिमा को कुल 6 लाख रुपए हैं, हर महीने का वेतन 50,000 ऐसी दूसरी चीजें हैं जिनके लिए कुल वेतन में से उपयोग किया जाता है। मतलब उसको हर महीने 50,000 रुपये दिए जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनी गरिमा की सहमति से उसके टैक्स का भुगतान सरकार को करेगी। गरिमा का हर महीने का टैक्स 5,000 है, यह पैसा वेतन से निकाल लिया जाएगा और उसका जो टैक्स लगेगा गरिमा के लिए, तो टैक्स को भी का भी भुगतान कंपनी जो है वो डायरेक्ट सरकार को करेगी और उसकी तनख्वाह में से काट लेगी। जैसे 5,000 रुपये टैक्स बना तो 5,000 रुपये उसके हर महीने में काट लेगी। कंपनी गरिमा के लिए सीधे एक भविष्य निधि स्थापित करेगी। 500 हर महीने भविष्य निधि में डाले जाएंगे। इसे भविष्य निधि में नियमित रूप से भुगतान किया जाना चाहिए, तो इसे कुल राशि से निकाल लिया जाता है। 500 रुपये उसकी माना कि PF जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, भविष्य निधि, PF इसको अपन बोलते हैं भविष्य निधि। तो इसके लिए 500 रुपये उसके कट जाते हैं। अब गरिमा का वेतन कुछ कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा ये आपको देखें। उसको 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पैसा मिलता था, लेकिन अब उसको 44,500 रुपये मिलते हैं। गरिमा का हर महीने का कुल वेतन 50,000 है, यह कटौती से पहले का कुल वेतन है। कटौती वह पैसा है जिसे कर भविष्य निधि के भुगतान के लिए कुल वेतन से निकाला जाता है। गरिमा को यह पैसे अपने बैंक खाते में नहीं मिलेंगे, लेकिन उसे अपने टैक्स का भुगतान और भविष्य निधि की स्थापना का फायदा मिलेगा, ठीक है ना। ये पैसे उसको बैंक अकाउंट में नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका जो भी फायदा है वो उसको प्राप्त होगा। तो हर महीने में पैसा बचता है वह उसका कुल वेतन कहलाता है, और यह कटौतियों को हटाने के बाद वेतन की राशि होती है। गरिमा के मामले में उसका कुल वेतन 44,500 रुपये है। कितना है? 44,500 रुपये। यहाँ पर आपको बता दिया कि ग्रॉस सैलरी जो है वो आपकी 50,000 रुपये है और नेट सैलरी आपकी 44,500 रुपये है, ठीक है। ऐसी यहाँ पर 14,000 रुपये आपकी क्या हो गई? ग्रॉस सैलरी हो गई। कटौती के बाद में 11,700 रुपये आपकी नेट सैलरी हो गई। इसी प्रकार आपकी कटौती के बाद बचा पैसा ये नेट सैलरी हो गई। 25,000 रुपये ये उसकी ग्रॉस सैलरी हो गई, ठीक है। आइए वेतन के घटकों के बारे में जाने। यहाँ पर आपको वेतन के घटक और होते हैं, जैसे आपको मूल वेतन कितना मिलता है? 15,000 रुपये। कटौती हो गई भविष्य निधि की, है ना, और हर महीने 2,500 रुपये उसकी कटौती हो जाती है। भोजन भत्ता 5,000 मिलता है ना, 1,500 रुपये उसका हर महीना इसका कट जाता है। घर के किराए का भत्ता है 10,000 आयकर, इसमें कटौती होती है। आने जाने का 5,000, चिकित्सा भत्ता 500, तो इसका पूरा वेतन हो गया 35,500, है ना। और इसको कटौती जो है 4,000 हो गई, 31,500 रुपये इसको क्या है? नेट सैलरी मिलती है। तो ग्रॉस सैलरी हो गई 35,500, नेट सैलरी हो गई 31,500 और कटौती हो गई 4,000 रुपये। आय यह वह पैसा है जो प्रवीण कमाता है, प्राप्त करता है। अब आपको यहाँ पर चारों शब्दों का अर्थ देखना है। आय, कुल वेतन, भत्ते और कटौती। आय क्या है? जो हम कमाते हैं। कुल वेतन क्या है? ये प्रवीण के वेतन की एक निश्चित राशि है, प्रवीण की नौकरी के पद नाम पर निर्भर करता है। वेतन क्या है? जिस पद पर वो कार्य कर रहा है और उस पदनाम से जो भी वेतन, एक निश्चित राशि जो उसको दी जाती है वो उसका वेतन है। भत्ते क्या है? प्रवीण को घर के किराए, इलाज का खर्चा या जरूरी काम के लिए जो अलग से पैसा उसको जो दिया जाता है वो उसके भत्ते हो गए। और कटौती क्या है? जो उसको उसकी सैलरी में से, उसके वेतन में से काट कर जो दिया जाता है, जैसे ऊपर आपको बताया गया भविष्य निधि वगैरह का पैसा है, टैक्स वगैरह है, ये कट के मिलता है, तो ये उसकी कटौती हो गई। आइए जाने कि वेतन, कर और बचत की गणना कैसे करें। वेतन, कर और बचत। आय एक जरूरी भुगतान है जो सरकार नागरिकों से वसूल करती है। आय द्वारा प्राप्त धन को सरकार देश की देखभाल के लिए खर्च करती है। आय कई तरह की होती है। आय से जो सरकार को आयकर के रूप में जो धन प्राप्त होता है, सरकार उसको हमारी देखभाल के लिए क्या करती है? खर्च करती है। अब देखिए, इनकम जो है, आयकर जो है वेतन का एक हिस्सा है जो हर व्यक्ति द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है। हर व्यक्ति एक अलग टैक्स राशि का भुगतान करता है। सभी लोग बराबर आयकर राशि का भुगतान नहीं करते।
टैक्स की गणना हर साल सरकार द्वारा तय शर्तों के आधार पर की जाती है। सरकार निर्देश करती है कि एक व्यक्ति जो एक विशेष राशि कमाता है उसे एक तय राशि को टैक्स देना पड़ता है। टैक्स आप समझ गए होंगे, इनकम टैक्स जो है सरकार के द्वारा कुछ राशि फिक्स की गई है कि इतनी राशि तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कोई व्यक्ति की इनकम इस राशि से अधिक है तो उसको एक निश्चित परसेंटेज के रूप में सरकार को इनकम टैक्स देना होता है। ज़्यादातर मामले में आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह आपके वेतन के लिए आयकर की गणना करती है और आपकी तरफ से इसका भुगतान करती है। इसे टीडीएस या स्रोत पर काटा गया कर कहा जाता है। और काफ़ी मामलों में जो कंपनी होती है, कंपनी में काम करते हैं, उसके वेतन के लिए आय की गणना करती है, ठीक है ना, वेतन पर। लेकिन उसके लिए क्या करता है, टीडीएस करता है, लेकिन इस टीडीएस का बाद में वो क्या करती है, भुगतान करती है। अगर किसी व्यक्ति की वेतन से अलग आमदनी है तो उसे उस राशि पर भी टैक्स देना होगा। यदि किसी व्यक्ति की वेतन से अलग आमदनी है, जैसे माना कि उसको 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है लेकिन 20,000 वो अन्य चीज़ों से भी कमा रहा है, तो उसकी 70,000 रुपये आय हो गई। उदाहरण के लिए प्रवीण एक वेतन प्राप्त करता है, वह उसके लिए टैक्स का भुगतान करता है। उसके पास एक घर भी है जिससे उसे किराया आता है, उस किराए की राशि के लिए भी टैक्स देना होगा। जैसे अमर आपको बताया गया कि उसको वेतन मिलता है, उसका टैक्स तो वो दे देता है, लेकिन उसने घर को किराए पर दे रखा है तो किराया भी मिलता है, तो उस किराए पर जो टैक्स लगेगा वो भी उसको पे करना पड़ेगा। अब आपने इसके अंदर क्या सीखा, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। आगे अपन 8.7 के अंदर पढ़ेंगे बचत क्या है। देखो पूरी 8वें मॉडल के अंदर आपके लिए शब्द ऐसे हैं जो सुने हैं या आप उनको समझते हैं। अब बचत क्या है, आप बचत को नहीं जानते, बचत क्या है, बचत क्या है, बचत के विकल्प के प्रकार, बेहतर तरीके से बचत कैसे करें। बचत क्या है आपको पता है खूब। बचत वह राशि है जो बिना खर्च किए अलग रख दी जाती है। आपने 10,000 रुपये कमाते हैं, आप 5,000 खर्च करते हैं, 5,000 रुपये आपने खर्च नहीं किए तो 5,000 आपकी क्या हो गई, बचत हो गई। ये आपकी बचत है। यहाँ पर आपको देखिए 40,000 रुपये मासिक वेतन है किसी भी व्यक्ति का, और उसमें आपको खर्चे दिखाए गए हैं और 24,400 रुपये वो खर्च कर देता है। तो अपने खर्चों के बाद सना के पास में 24,000 रुपये खर्च कर देता है तो 16,000 रुपये बच जाते, तो 16,000 रुपये उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। अब इसके पास में एक विकल्प और दो विकल्प। कैसे विकल्प, सना अपने खर्च बढ़ा सकती है, वह होटल में ज़्यादा बार खाना खा सकती है, लाइब्रेरी में किताबों का उपयोग करने के बजाय किताब खरीद सकती है, वह ज़्यादा किराए वाले अपार्टमेंट में रह सकती है। यदि वो चाहे तो अपने खर्चे बढ़ा सकती है और बचत को कम कर सकती है, ठीक है ना, महंगी चीज़ ले सकती है। विकल्प दो, सना कोई चीज़ लेने के लिए अपने खर्च की योजना बना सकती है, कोई और खर्च के लिए वो अपनी योजना बना सकती है। सना अपने लिए ज़्यादा आरामदायक बिस्तर खरीदना चाहती है तो बिस्तर उसे पसंद है, उसकी कीमत 50,000 है, उसे हर महीने इतने पैसे नहीं मिलते। सना अपने रिटायरमेंट के लिए भी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना चाहती है। अब यदि किसी ऐसी ज़रूरत है जिसका मूल्य ज़्यादा है और इतना पैसा हम नहीं कमाते, 50,000 की कोई चीज़ आ रही है, तो धीरे धीरे करके हम बचत करके उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। सना के लिए 16,000 रुपये से क्या करना सही होगा। अब उसको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर वह से बचा सकती है। वह बचत को दो भागों में बांट सकती है। 5 महीने तक हर महीने 10,000 रुपये की बचत करती है तो वह अपने लिए बेड खरीद सकती है। वह अपने रिटायर होने तक 6,000 रुपये हर महीने भी बचा सकती है। मतलब 10,000 को वो क्या कर सकती है, हर महीने अलग बचत कर लेगी, 5 महीने में वो अपने लिए बेड ले सकती है सोने के लिए जो 50,000 का आ रहा है, और 6,000 रुपये वो अपने रिटायरमेंट के बाद की समय के लिए वो बचत कर सकती है। 10 रुपये हर हफ्ते या 100 रुपये हर महीने की छोटी बचत भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बचत ही करें, आप चाहे 2 रुपये रोज की बचत करें तो एक महीने में आपके 60 रुपये हो जाते हैं, 12 महीने में आपके 720 रुपये आपके पास हो जाते हैं। लगता है आपको ऐसा कि 1 रुपये 2 रुपये क्या बचत करना। आप डेली का 1 रुपया भी बचत करके अलग रखते हो तो साल के अंदर 365 रुपये आपके पास होते हैं। 2 साल में कितने होते हैं, 3 साल में कितने होते हैं, ये लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसकी गणना कर सकते हैं कि उसका वेतन कितना है, कुल खर्च कितना है और उसकी बचत कितनी। यहाँ पर आपको दिया है पांडी का वेतन 16,000 रुपये है, 4,000 रुपये शेयर किए गए अपार्टमेंट से किराए में देता है, 3,000 रुपये अपनी बिल जमा कराता है, 2,000 रुपये तेल खरीदता है, 3,000 रुपये बर्तन खरीदता है, वह हर महीने 2,000 रुपये कपड़ों और बाकी शौक पर खर्च करता है। तो कितने खर्च हो गए आपको, 4,000, 3,000, 7, 2, 9 और 3, 12, 12 और 2, 14,000 रुपये उसके खर्च हो गए। तो उसकी बचत कितनी बच गई, 2,000 रुपये। ऐसे यहाँ पर आपको एक और उदाहरण दिया गया है।
तो इसको अपन उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब आइए बचत के विकल्पों के बारे में सोचें। बचत के विकल्प क्या? नई बाइक के लिए आप बचत कर सकते हो, घर के लिए, और आपदा और इमरजेंसी के लिए। ये आप अलग अलग गुल्लक भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको बताएगी कि 3 गुल्लक आपने बना ली। एक आपको नई बाइक लेनी है, उसके लिए आप बचत कर रहे हैं 10 रुपये 20 रुपये। घर बनाने के लिए भी आप बचत कर रहे हैं, और इमरजेंसी के लिए भी। तो जितना जितना आप जिस गुल्लक में डालेंगे उतना वो उसके अंदर जमा होता चला जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर इसी तरीके से आपको बचत पॉट जो है वो आप रख सकते हैं। लंबे समय की बचत, इसके लिए आप लंबे समय की बचत के लिए व्यय धन है, जिसे हम कई वर्षों बाद एक बड़े खर्च के लिए रखा जाता है। मतलब लंबा खर्चा, जैसे आपको पता है कि मुझे 10 साल के बाद में बेटा या बेटी की शादी करनी है, और शादी के लिए मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। तो ये मेरा क्या है? लंबी बचत। लंबी समय के लिए मुझे ये फंड इकट्ठा करना पड़ेगा, बचत करनी पड़ेगी। आपात स्थिति की बचत क्या होती है? आपात स्थिति ऐसी समस्या होती है जो बिना किसी उम्मीद के अचानक पैदा हो जाए। जैसे आप बढ़िया अच्छे प्रकार से हमारी जिंदगी चल रही है, माना कि हम बीमार हो गए, तो ये इमरजेंसी आ गई। आपको कोई और अचानक से कोई और दुर्घटना वगैरह हो गई, और कोई इमरजेंसी आपके पास आ गई जिसमें आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए भी आप बचत करके रख सकते हो। अब लक्ष्य बचत क्या होती है? एक तय बचत फंड वेतन है जिसे आप एक विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा करते हैं। लक्ष्य बचत मतलब आपने एक लक्ष्य लगा रखा। जैसे हमने ऊपर देखा कि हम गाड़ी के लिए बचत कर रहे हैं। माना कि मुझे एक गाड़ी लेने, मोटरसाइकिल लेने है, तो मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की आएगी, तो मुझे पता है कि मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है। तो मैं उस 1 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए मैं धीरे 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 अपनी जो है मुझे माना कि वो कितने समय में पूरा करना है, तो उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, 90,000 रुपये की बाइक खरीदना चाह रहे हैं, 3,000 रुपये आप हर महीने बचाते हैं, तो आपका तय बचत फंड 30 महीने में पूरा होगा। 30 महीने में आपके पास 90,000 रुपये हो जाएंगे। अगर आप 8,000 रुपये नया सूट खरीदना चाहते हैं, तो आप 3,000 रुपये हर महीने बचाते हैं, तो आप 3 महीने में सूट खरीद सकते हैं। यदि आपको 8,000 रुपये की कोई वस्तु लेनी है, तो आप 3 महीने में उसको खरीद सकते हैं। आपको बाइक लेनी है 90,000 की, तो आपको 30 महीने वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखो, लंबे समय की बचत, आपात स्थिति की बचत, और लक्ष्य बचत। इस प्रकार से आप अलग अलग जो है वो पॉट बना सकते हो, सेविंग पॉट बना सकते हो अलग अलग। आइए जाने की प्रभावी ढंग से बचत कैसे करें। आप प्रभावी ढंग से बचत कैसे करें, इसमें आपको तरीके दिए गए हैं। ये जिन चीजों पर आपने पैसा खर्च किया है उसका ध्यान रखें, अपनी नोटबुक में लिखें और फोन में रिकॉर्ड। जिस चीज पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आप नोट करो, लिखो चाहे उसको डायरी में लिखो, मोबाइल में लिखो, कहीं पर भी लिखो, पर उसको लिखो। अपने खर्चे कम करने के साधारण तरीके ढूंढें। अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ नहीं खरीदनी तो शॉपिंग वेबसाइट पर समय न बिताएं। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जैसे कपड़े और इलेक्ट्रिक सामान खरीदने से पहले सोचें और इंतजार करें। यदि आपको खर्चा नहीं बढ़ाना तो आप फालतू की चीज़ें नहीं खरीदें। आप फालतू की जो हमारी जो ऑनलाइन शॉपिंग की जो साइट हो उन पर हम बार बार जो है वो सर्च नहीं करें, समय बर्बाद अपना नहीं करें। अपनी बचत के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें। एक उद्देश्य बना ले बचत के लिए कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है 1 साल के बाद, तो 1 साल में मुझे कितना कितना रुपया बचाना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ आएगी। तो इसके लिए आप बचत कर सकते हैं। अपने बचत के पैसे को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां से आसानी से खर्च न किया जा सके। छोटी बचत के उद्देश्य के लिए पैसों को एक लिफाफे या बॉक्स में रखें, और बड़ी बचत के लिए पैसों को जमा खाते या दूसरे बैंक में रखें। छोटी बचत के लिए तो अपन घर में ही कोई भी जैसे गुल्लक वगैरह बना करके पैसे रख सकते हैं। लेकिन यदि आपको बड़ी बचत आपको करनी है, ठीक है ना, बड़ी बचत, तो आप इसका पैसा जो है वो बैंक वगैरह में जमा करा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे दिया कि 40 की उम्र में पहुंचने तक अपने लिए 3 बचत उद्देश्य निर्धारित करें। कुछ आइडिया पाने के लिए रोहित के उद्देश्यों पर एक नज़र डालें। जैसे मैं रिटायरमेंट के लिए हर महीने 500 रुपये बचाता हूँ। पेंटिंग स्टूडियो स्थापित करने के लिए 80,000 रुपये और 2 लाख का इमरजेंसी फंड मेरे 40वें जन्मदिन के लिए मेरे बचत लक्ष्य है कि जब मैं 40वां जन्मदिन में मनाऊंगा तो मेरे पेंटिंग का स्टूडियो बनाने के लिए मुझे 80,000 रुपये और 2 लाख रुपये इमरजेंसी फंड में मुझे चाहिए। तो इसके लिए मुझे पैसे बचाना है। तो लक्ष्य हो गया, लक्ष्य स्थापित कर लिया आपने। अब आज मैंने क्या सीखा, इसमें आपने क्या सीखा, तो ये यहाँ पर आपको आ गया, इसको आपको टिक करना है।
इसके बाद आपका जो आ जाता है 8.8 ऋण और बीमा। यहाँ पर आप ऋण लोन के बारे में पढ़ेंगे, लोन के प्रकार पढ़ेंगे और बीमा क्या है इसके बारे में पढ़, तीन चीज अपन को इसमें पढ़नी है। देखिए लोन क्या है, आमदनी वह धन है जो हम कमाते हैं। आमदनी के बारे में आपको सबसे पहले बताया, आमदनी क्या है, आमदनी वो है जो हम कमाते हैं, ठीक है ना। खर्चे वह धन है जो हम खर्च करते, जो हम खर्च करते हैं वो क्या है, खर्च है। जो हम बचा लेते हैं वो हमारी बचत है। जो हम कमाते हैं वो हमारी आमदनी हो गई, जो हम खर्च कर दिया वो आपकी खर्च हो गया, व्यय हो गया, और जो हमने क्या कर लिया, बचा लिया, वो हमारी बचत हो गई। लोन वह धन है जो आप किसी व्यक्ति या किसी संस्था जैसे बैंक से उधार लेते हैं, उस पैसे का भुगतान कुछ समय में किस्तों में किया जा सकता है। लोन क्या है, वह धन है जो हम बैंक से उधार लेते हैं और उसका भुगतान हम किसके अंदर करते हैं, इंस्टॉलमेंट के अंदर करते हैं, मतलब धीरे धीरे करते, कम कम पैसा करके करते हैं, उसका हम भुगतान करते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ तय शर्तें होती हैं जिनके तहत लोन लिया जा सकता है। इसमें भी क्या है कि बैंक की कंडीशन होती है, रूल्स होते हैं, उन रूल्स और कंडीशन, टर्म और कंडीशन के द्वारा ही हमें बैंक से क्या मिलता है, लोन मिलता है। वो टर्म एंड कंडीशन हमको फॉलो करनी होती है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया कि लीला बैंक से 50,000 रुपये का लोन लेती है, जिसे 8% ब्याज के साथ 1 वर्ष में वापस दिया जाना है। लीला को 1 साल बाद केवल 50,000 रुपये का भुगतान नहीं करना है, उसे 54,000 रुपये देने होंगे, इसमें 4,000 रुपये ब्याज है। लीला ने 50,000 रुपये का लोन लिया, लेकिन वो 1 वर्ष तक उसको वापस करना है, 8% ब्याज है उसका, तो उसको 4,000 रुपये जो है वो अतिरिक्त देना है, मतलब उसको ब्याज के देना है। लोन को आपसी सहमति से तय की गई शर्तों के अनुसार चुकाना होता है। जुर्माने से बचने के लिए समय पर लोन चुकाना चाहिए। यदि आप समय पर लोन नहीं चुकाते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाते हैं, तो आपको पेनल्टी या जुर्माना देना होता है। किसी व्यक्ति द्वारा लोन का भुगतान करने के लिए बचे धन की कुल राशि को कर्ज कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में डेब्ट कहते हैं, जिसका उच्चारण डेट होता है। किसी व्यक्ति द्वारा लोन का भुगतान करने के लिए बचे धन की कुल राशि को कर्ज कहा जाता है। आपको ऊपर माना कि 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया, लेकिन आपने 20,000 चुका दिए, 80,000 रुपये लोन आपका बाकी है, तो ये आपके लिए आपका कर्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ज कहलाएगा। अब लीला पर जैसे कुल कर्ज हो गया 54,000 रुपये। अब लोन के प्रकार के बारे में जाने कि लोन कितने प्रकार के होते हैं। देख, सबसे पहले शिक्षा का ऋण। शिक्षा ऋण जो है, जो आपने माना कि जो शिक्षा प्राप्त किया, आप और हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं और उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं और आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप बैंक से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन ले सकते हो। इसको हम एजुकेशन लोन कहते हैं। ऑटो लोन, जो कार मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आप लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए। पर्सनल लोन, जो आपके पर्सनल खर्चे होते हैं और पर्सनल खर्चों के लिए जो आप लोन लेते हैं वो आपका पर्सनल व्यक्तिगत ऋण कहलाता है। होम लोन, यदि आपको घर खरीदना है या घर बनवाना है तो उसके लिए आप जो लोन लेते हैं उसको हम होम लोन कहते हैं। अब यहाँ पर दिया कि मुझे एक कार खरीदनी है, मुझे बैंक से किस प्रकार का लोन लेना चाहिए, तो ऑटो लोन लेना चाहिए। मुझे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसको एजुकेशन लोन लेना चाहिए। मुझे अपना घर खरीदना है तो इसको होम लोन लेना चाहिए। अब बीमा क्या है, अब अपन को पढ़ना है बीमा क्या है। तो आग, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो घर, खेत आदि को तबाह कर सकती हैं, ऐसी कौन सी कारण है कि हमको बीमा कराना चाहिए। जैसे आप खेती का बीमा करा रहे हैं, तो आपको आग, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा हमारी खेती को कभी भी तबाह कर सकती है, इसलिए हमको खेती का बीमा कराना चाहिए। परिवार में बड़ी बीमारी जिसकी वजह से इलाज में बहुत खर्च हो, परिवार के किसी भी सदस्य को बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है जिसमें आपका बहुत पैसा खर्च हो सकता है, तो उसके लिए आपको बीमा कराना जरूरी है। परिवार में सबसे ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, परिवार में आपके में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई। कार, ट्रक या परिवार की संपत्ति का नुकसान जिसका इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए किया जाता है। आपके पास गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, कुछ भी है, उसमें नुकसान हो उसके लिए अपन उसका बीमा कराएंगे। तो बीमा पैसे को व्यवस्थित करने का एक रूप है
जिससे इस तरह की आपातकालीन इमरजेंसी में लोगों को मदद मिलती है। बीमा हमें इमरजेंसी में आर्थिक रूप से मदद करने के लिए होता है। बीमा कंपनियों द्वारा बीमा करवाने की सुविधा दी जाती है। बीमा क्या है? हमारा पैसे का एक व्यवस्थित रूप है। हम पहले ही जब इंश्योरेंस ले लेते हैं, बीमा करा लेते हैं, तो ऐसी जो ये सारी परिस्थितियां आपके सामने जो आती हैं, इन परिस्थितियों में बीमा कंपनी के द्वारा हमारी मदद की जाती है, हमको उसका क्लेम दिया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया कि 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस अमीषा ने लिया। बीमे के लिए 6,000 रुपये का भुगतान करती है। जब अमीषा कोविड-19 में बहुत बीमार हुई तो उसका अस्पताल का बिल 2 लाख रुपए आया। यह बिल बीमा कंपनी ने दिया। वो 6,000 रुपये का भुगतान करती थी हर साल, लेकिन जब वो बीमार हो गई तो उसने एक ही बार में 2 लाख रुपए का उसका बिल आया। वो बिल बीमा कंपनी के द्वारा दिया गया। तो ये हमारे लिए बेनिफिट बीमा का हो जाता है। आज हमने क्या इसके अंदर सीखा, ये आपको यहाँ पर आ गया, तो ये आपने सीखा है यहाँ पर। इसके बाद 8.9 आपकी आ गई कानूनी साक्षरता। आप लीगल लिटरेसी क्या है, कानून के प्रति आपकी साक्षरता क्या है, इसमें अपन को पढ़ना है भारत सरकार द्वारा दी गई नीतियां, कानूनी साक्षरता मिशन, आरटीआई, लोक शिकायत का परिचय, मूल कर्मचारी अधिकार, न्यूनतम मजदूरी। ये क्या क्या है, ये अपन को पढ़ना है। यहाँ पर कानूनी साक्षरता को पढ़ना है सबसे पहले कि कानूनी साक्षरता क्या है। तो क्या है? नागरिकों को कानून द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा के बारे में जागरूकता करवाना कानूनी साक्षरता कहलाती। कानून के बारे में यदि आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वो कानूनी साक्षरता कहलाती है। क्या कहलाती है? कानूनी साक्षरता। कानूनी साक्षरता इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त लाभों को प्राप्त करने में सहायक बनाती। कानूनी जानकारी आपको क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो हमारे लिए नियम बनाए गए हैं, जो हमारे लिए संविधान में अधिकार दिए गए हैं, जो हमारे लिए क्या है कानून बनाया गया है, यदि उसकी जानकारी हमें नहीं होगी तो हम उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। कानूनी साक्षरता मिशन लोगों को संविधान के बारे में शिक्षित करने की एक पहल है। इसका उद्देश्य सभी को कानून के संबंध में शिक्षित करना है। हमारे इसमें उद्देश्य क्या रहेगा? कानून के संबंध में शिक्षित करना। इसके बाद में अपन का आ गया सूचना का अधिकार, आरटीआई। आरटीआई क्या है? आपको यदि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सार्वजनिक ऑफिस से, डिपार्टमेंट से, सरकार से, कहीं से भी आपको यदि किसी भी जानकारी की आवश्यकता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप भारत सरकार के जो आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारा अधिकार है, इसका आप उपयोग करके उसकी सार्वजनिक जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हो। ये 30 दिन के अंदर आपको विभाग के द्वारा सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका आवेदन करने के लिए एक आसान प्रक्रिया है। वेबसाइट के माध्यम से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लोक शिकायत पोर्टल भी होता है इसके अंदर, एक लोक शिकायत पोर्टल भारत सरकार द्वारा स्थापित ये ऑनलाइन पोर्टल है। नागरिक इस पोर्टल का उपयोग करके सरकार कामकाज से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। आपके सरकार के विभाग जितने भी हैं, यदि उनका कामकाज सही नहीं है, वो सही तरीके से, लीगल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी आप शिकायत कर सकते हो ये शिकायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन। जैसे हमारे राजस्थान में 181 जो है पोर्टल बना हुआ है, संपर्क पोर्टल, उस पर आप शिकायत कर सकते हो। आइए कर्मचारी अधिकार के बारे में जाने। कर्मचारियों का क्या अधिकार? सभी सुपरवाइजर और कर्मचारियों को रोजगार पत्र में दी गई शर्तों का पालन करना चाहिए। जब आपको रोजगार दिया गया, जब आपने रोजगार के लिए आवेदन किया गया, तो आपको उस विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा आपको कुछ नियम बताए गए कि भाई आपको ये नियम फॉलो करने हैं। तो उस रोजगार पत्र में आपने जब साइन किए, इसका मतलब है कि आपने उन नियमों को आप पालन करेंगे उनका, तो आपको उनका पालन करना चाहिए। ये इसके अंदर आपको बताया गया है। रोजगार पत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। रोजगार पत्र जो होता है वो कानून रूप से बाध्यकारी अनुबंध है। यदि आपने उस पर साइन किया है और उस समय आपने उसकी स्वीकृति दी है, तो वो आपको पालना करनी ही उनकी पड़ेगी। आप
गलत तरीके से सेवा की समाप्ति अवैध यानी गैर कानूनी है। यदि आप गलत तरीके से सेवा की समाप्ति करते हो तो वो आपके लिए गैर कानूनी मानी जाएगी। गलत तरीके से कैसे? कि जब कोई सुपरवाइजर अवैध कारण से आपको नौकरी से निकाल देता है, सुपरवाइजर को रोजगार पत्र में नौकरी से हटाए जाने वाले कारणों का उल्लेख करना चाहिए। यदि कोई सुपरवाइजर आपके रोजगार को पत्र में उल्लेखित कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से समाप्त करता है तो इसे गलत तरीके से समाप्त करना कहा जाता है। माना कि आप अपनी नौकरी जो है वो बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, आपने जो रोजगार पत्र में जो भी आपने नियम कानून जो है वो पढ़े हैं उनका पालन कर रहे हैं, और यदि फिर भी आपको कोई गलत तरीके से आपको नौकरी से निकाल दे तो वो आपका क्या हो जाएगा? गलत तरीके से सेवा समाप्ति जो होती है वो अवैध या गैर कानूनी होती है। ठीक है ना। तीसरी बात इसमें आ गई, सभी कर्मचारियों को अवकाश और अन्य लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। चाहे कैसे भी कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी अपन को मिलता है, जैसे कर्मचारियों को जो भत्ता मिलता है, कोई छुट्टी मिलती है, सवैतनिक मातृत्व अवकाश जो महिलाओं के लिए मिलता है ना, अवकाश जो भी मिलता है, उस सारे अवकाश जो है वो प्रत्येक कर्मचारी को बराबर से मिलने चाहिए। नंबर 4 आ गया, सुपरवाइजर कार्यस्थल कार्यालय को सुरक्षित और यौन उत्पीड़न से मुक्त रखेंगे। जो हमारे वहां पर सुपरवाइजर होंगे वो पूरे कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के बारे में बताएंगे और यौन उत्पीड़न से पूरे हमारे कार्यालय को मुक्त रखेंगे। वहां पर ऐसी कोई घटना ना हो, इसके पूरा ध्यान हमारे इन सुपरवाइजर का रहेगा। न्यूनतम मजदूरी क्या होती है? न्यूनतम मजदूरी के बारे में भी अपन को थोड़ा सा देखना है। न्यूनतम मजदूरी एक सुपरवाइजर द्वारा दी गई किसी भुगतान की जाने वाली वह राशि है जिससे बुनियादी जरूरतों के साथ एक सम्मानजनक जीवन बिता सके। न्यूनतम मजदूरी क्या होती है? कि एक सम्मानजनक मजदूरी आप किसी को दें, वो आराम से अपनी जीविका चला सके, वो न्यूनतम मजदूरी कहलाती है। ठीक है ना। इसमें आपको मिनिमम जो मजदूरी है उसके लिए हमारी सरकार के द्वारा जो है वो एक्ट भी बनाया गया है कि आपको इतना जो भुगतान है वो करना पड़ेगा। किसी भी भारतीय नागरिक को मुफ्त कानूनी सेवाएं कैसे मिल सकती है? यदि आपको फ्री में कानूनी सेवाएं लेने हैं तो वो आपको कैसे मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है। यदि हमें गलत तरीके से सेवा समाप्ति उचित मजदूरी का भुगतान न करने से संबंधित मुद्दों के लिए कानूनी सहायता की जरूरत हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उपयोग कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर हम जाकर उनकी शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। इस विभाग के अंदर इसका हम यूज कर सकते हैं, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का। ठीक है। तो इनमें आपको कानूनी सलाह जो है वो फ्री मुफ्त में दी जाती है। निःशुल्क यानी मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए कौन लोग पात्र हैं? कौन कौन लोग इन सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं? अनुसूचित जाति एसटी एससी के जो सदस्य है वो उनको प्राप्त कर सकते हैं। मानव तस्करी का यदि कोई शिकार हुआ है तो वो भी अपनी कंप्लेन कर वो भी अपनी कानूनी सलाह ले सकता है। एक महिला या बच्चा, 18 वर्ष की कम आयु का बच्चा या महिला, ये भी कानूनी सलाह फ्री में ले सकती है। दिव्यांग व्यक्ति कानूनी सलाह ले सकता है। ऐसा व्यक्ति जो सामूहिक आपदा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि कठिनाइयों का शिकार है, इनका यदि कोई व्यक्ति शिकार हुआ है तो वो कानूनी सलाह ले सकता है। एक औद्योगिक कामगार, उद्योग में काम करने वाला कर्मचारी कानूनी सलाह ले सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय एक निश्चित राशि से कम है, यह राशि प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। आप www.nalsa.gov.in पर इस संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय एक निश्चित राशि से कम है, मतलब सरकार के द्वारा कुछ वार्षिक आय निर्धारित की गई है कि यदि इससे कम किसी की आय है तो वो निःशुल्क जो है सेवा ले सकता है, किसकी? कानून की जानकारी की। अब आपने इसके अंदर क्या सीखा? तो आपने ये सीखा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 9.1 उद्यमिता का परिचय। ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। 8वां मॉड्यूल आपका जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इसको आप तैयार कर लीजिए। पूरे मॉड्यूल के अंदर आपको सामान्य शब्द हैं जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं, तो इनमें आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।